वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लेज। मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि प्लेज के साथ जो हम लोग मॉर्टगेज के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, जब हमेशा बात करते हैं, जो मॉर्टगेज है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होती है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग हमेशा प्लेज की बात ही करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है उसमें गुड्स जो है कम डील करते हैं, ऑल्दो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सा सिंपल वो जनरल लॉ है, वो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्लेज की बात करते हो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो प्लेज सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के रिगार्डिंग ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं, राइट, उसको हम लोग प्लेज बोलते हैं। तो प्लेज जो है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। प्लेज में जो 3 वर्ड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, प्लेज, पॉनर एंड द पॉनी। प्लेज मीन्स व्हाट? द बेलमेंट ऑफ गुड्स। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपना गोल्ड जो है ऑर्नामेंट्स वो किसी के पास प्लेज में रख देता हूँ, मतलब गिरवी रख देता हूँ। आई एम इन नीड ऑफ मनी, तो किसी से भी मैं पैसे ले सकता हूँ, लेकिन अगर जो भी मुझे पैसा देगा वो सिक्योरिटी तो मांगेगा ही ना उसके रिगार्डिंग। तो अगर वो सिक्योरिटी में उसको गोल्ड दे रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी, तो ये जो बेसिकली जो हम लोग, मैं उसके बदले सिक्योरिटी दे रहा हूँ वो गोल्ड की, ये जो पर्पस है उस वो प्लेज का होता है हमारा। तो प्लेज क्या है? अ बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी। जो गुड्स है वो हम लोग दे देते हैं प्लेज में। क्यों देते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी है फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, जो मैंने कर्जा लिया है उसकी वो सिक्योरिटी है, जहां और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्लेज, हम उसको प्लेज बोलते हैं। एंड हु इज द पॉनर? द ऑनर ऑफ दैट गुड, द पर्सन जो वो गुड्स को दे रहा है किसी को, प्लेजी को, वो जो पॉनी को दे रहा है वो पॉनर है। सो पॉनर मीन्स अ बेलर, इसको हम बेलर भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली जो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, वो जो बेलमेंट का वो वाइडर टर्म है हमारी, ठीक है जी। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेज जो है वो बेलमेंट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम बाद में डिफरेंस भी करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, सेकंड लेक्चर में उसके रिगार्डिंग हम डिफरेंस भी करेंगे। ज़्यादा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। तो पॉनर मीन्स अ बेलर, इन केस ऑफ प्लेज इज कॉल्ड द पॉनर। प्लेज जो गुड्स प्लेज करता है, ठीक है, वो पॉनर होता है, और जिसको प्लेज की जाती है, जिसको सिक्योरिटी दी जाती है, जो पर्सन आपको पैसे दे रहा है, वो हमारा होता है पॉनी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेज, पॉनर एंड द पॉनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है उसके रिगार्डिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है हमारे? फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पहले, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। वो कॉन्ट्रैक्ट एज यूजुअल, चाहे वो एक्सप्रेस भी है चाहे वो इम्प्लाइड है, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है जी। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो सेकंड पॉइंट है एसेंशियल इनका, वो है गुड्स। जो प्लेज है वो हमेशा गुड्स के रिगार्डिंग होता है, हम गुड्स को प्लेज दे देते हैं। मुझे मेरे पास ऑर्नामेंट पड़ा है, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको एज अ सिक्योरिटी गुड्स दे रहा हूँ। गुड्स क्या है यहाँ पर? ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर गुड्स जो है कैन बी मेड ऑफ गुड्स, जो प्लेज है वो सिर्फ गुड्स के रिगार्डिंग होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज डिलीवरी। आप जो गुड्स है वो डिलीवर कर देते हो दूसरे पर्सन को जिससे आप पैसा ले रहे हो। दैट मीन्स पॉनर जो है अपने गुड्स की सिक्योरिटी किसको देता है? पॉनी को देता है। देयर मस्ट बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड पॉनर टू पॉनी। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे प्लेज में। अगर डिलीवरी नहीं है तो दैट इज नॉट अ प्लेज एट ऑल। द फोर्थ वन इज पर्पस ऑफ डिलीवरी। हमने गुड्स दे दिया, उसकी डिलीवरी कर दी पॉनी को। अब वो जो पॉनी को हमने डिलीवरी किया वो किस पर्पस के लिए किया भाई? पर्पस है मुझे, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे किसी को पैसा देना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने किसी से पैसा लिया, उसको सिक्योरिटी दी गुड्स की, और पैसा लेके मैंने अपने डेब्ट्स को पूरे कर दिया। तो लॉ कहता है कि द गुड मस्ट बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, एक पर्पस होना चाहिए तभी आप गुड्स डिलीवर करते हो प्लेज में। द पर्पस मस्ट बी टू डिलीवर द गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। पेमेंट ऑफ डेब्ट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी दे रहे हो। सेकेंडली परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के रिगार्डिंग, ठीक है जी। हमारे समाज में नॉर्मल क्या होता है, जहां पर हम सोसाइटी में रहते हैं,
हमारे यहाँ पे दिखावा बहुत होता है, उसने मैरिज कर दीजिए अपनी लड़की की, बहुत धूमधाम से किया जी, मैं भी उतनी शौक शौक मतलब उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी बेटी की भी शादी करूंगा। आपके पास पैसा नहीं है सॉरी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा अरेंज करते हो, किससे मांगते हो, तो ये जो मांगने का सिस्टम है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसके बाद आप सिक्योरिटी दे रहे हो उसको, तो ये प्लेज है हमारा तो लोग ऐसे ही करते हैं यूजली सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस के रिगार्डिंग भी हम लोग जो है हम प्लेज जो है वो देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द रिटर्न ऑफ गुड्स। जब मैंने पॉन्डर ने पॉनी को पेमेंट कर दी सारी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, उसको पे कर दिया, तो डेफिनेटली द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू रिटर्न द गुड्स जो उसके पास सिक्योरिटी के पर्पस के अकॉर्डिंग हमने उसको दी हुई है, तो पॉनी हैज टू रिटर्न द गुड्स टू द पॉनर। तो डिलीवर ऑफ गुड्स मस्ट बी ए कंडीशनल। कंडीशन क्या है? शैल बी डेट द गुड शैल बी रिटर्न टू द पॉनर। पॉनर को आपको देनी पड़ेगी। जब उसने आपकी डेप्स पे कर दी है, आपका इंटरेस्ट जो जितना था वो आपको दे दिया, तो डेट मींस कि आप उसकी सिक्योरिटी रख के क्या करोगे? यू हैव टू रिटर्न हिज सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो आपको उसकी सिक्योरिटी दे दोगे, या फिर पॉनर ने जैसे कहा है उसको डील करोगे उसके अकॉर्डिंग। अगर पॉनर कह रहा है कि ठीक है मैंने आपको पेमेंट कर दी, आप जो आपके पास जो सिक्योरिटी पड़ी है वो मेरे फ्रेंड डी को दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग डी को आपको देना पड़ेगा। दैट मींस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉनर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ये सेक्शन 172 था हमारा, ठीक है जी, जिसमें हमने डेफिनेशन किया है, एसेंशियल जो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं राइट एंड ड्यूटी ऑफ पॉनी। पॉनी की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है हमारे लिए? सेक्शन 173 क्या कह रहा है? राइट ऑफ रिटेनर मींस पॉनी के पास जो गुड्स है तो वो उसको रिटेन करके रख सकता है जब तक पॉनर उसको पेमेंट नहीं कर देता। तो फर्स्ट जो हमारा राइट है पॉनी का, वो क्या? राइट टू रिटेन द गुड्स। तो पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एनी इंटरेस्ट ड्यू, जहां और भी कोई अगर अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो पॉनी ने खर्चा किया तो वो जब तक पॉनर उसको पेमेंट नहीं कर देता तब तक पॉनी है जो वो गुड्स अपने तक रिटेन करके रह सकता। सपोज मैंने 1 लाख रुपया दिया बी को और 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया है, दैट मीन्स पूरे साल में 10% इंटरेस्ट है ये मेरा। तो जब तक मेरा इंटरेस्ट मीन्स 1 लाख का 10% जो इंटरेस्ट है 10,000 आएगा, तो कितना वो मुझे रिटर्न करेगा? 1,10,000 मुझे रिटर्न करेगा, तभी मैं उसको गुड्स दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। जो ऐसी गुड्स जिसके ऊपर मुझे उसको प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है जी, उसको गुड्स को रखने के लिए जो मेरा खर्चा है वो भी जब तक मुझे पॉनर नहीं देता तब तक मैं गुड्स उसको नहीं दे दूंगा। तो ये राइट है पॉनी का, द राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल द पॉनर हैज पेड ऑल द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट टू द पॉनी। सेकंड थिंग, रिटेनर फॉर सब्सिक्यूट एडवांस। 174 क्या कह रहा है कि अगर पॉनी ने पॉनर को अलग से और पैसे दे दिए, लाइक सपोज आई एम इन नीड ऑफ 1 लाख रुपीज, उसके बदले में मैंने गोल्ड दे दिया उसको 2 लाख रुपए का एज अ सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपन, मैंने वो 1 लाख रुपीज उसको दे दिए, बट उससे गुड्स जब मैंने डिमांड की थी उससे पहले मुझे और पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो मैंने कहा यार कि ठीक है 50,000 और दे दो मुझे पैसा, मैं बाद में आपको वो रिटर्न कर दूं। सब्सिक्वेंटली मैंने वो 50,000 ले लिया। अब 50,000 के रिगार्डिंग वो गुड्स अपने पास रिटेन करके रह सकता है, तो रिटेन द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस आल्सो। सो सेक्शन 174 डील कर रहा है इसके रिगार्ड। तो व्हेन द पॉनी लेंड्स मनी टू द पॉनर सब्सिक्वेंटली, बाद में अगर उसके बाद भी अगर वो पैसा देता है पॉनर को पॉनी, तो आफ्टर द डेट ऑफ प्लेज इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स ऑलरेडी प्लेज्ड, जो उसके पास ऑलरेडी प्लेज्ड की हुई है पॉनी को, वो उस गुड्स को तब तक रखेगा जब तक सब्सिक्वेंट अमाउंट भी उसको पे नहीं किया जाता। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। सो ये प्रिजम्पशन है कि दिस प्रिजम्पशन कैन बी मेड इनवैलिड ओनली बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दैट इफेक्ट। अगर पॉनर और पॉनी का बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैं स्पेशल अलग से दूंगा सिक्योरिटी, आप इस सिक्योरिटी को उसके अकॉर्डिंग नहीं डील कर सकते, तो वो अलग बात है, दैट इज एन एक्सेप्शन। व्हाट नेक्स्ट जो है वन सेक्शन 175 दैट इज रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पॉनी ने आपकी गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए उस गुड्स को लॉकर में रख दिया बैंक में। अब वो लॉकर के चार्ज भी हैं, बैंक चार्ज लेता है 75, लाइक वो अलग है, 1 साल का 1500 भी होता है,
1000 भी होता है, 2000 भी होता है, वो डिपेंड करता है बैंक के रिगार्डिंग। तो वो जो उस गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने जो रखा है, वो जो एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो पॉनी के आए हैं, तो पॉनर को वो पे करने पड़ेंगे। ये सेक्शन 175 कह रहा है। तो 175 क्या कह रहा है, where the pony incurs extraordinary expenses to preserve the goods pledged with him, he is entitled to receive the amount from the pawner. Then section 176 क्या कह रहा है, rights in case of default by pawner। अगर pawner डेप्स को पे नहीं कर देता, इंटरेस्ट को पे नहीं करता पॉनी को, तो पॉनी के पास राइट्स आ जाते हैं। पहला राइट है वो सूट फाइल करने का। तो पॉनी में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द पॉनर when there is a default in payment of debt or performance of promise at the stipulated time। जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर पॉनर ने वो गुड्स जो उसके गुड्स जो उसने प्लेज किए हैं उसके रिगार्डिंग उसने पेमेंट जो उसका इंटरेस्ट है वो पॉनी को नहीं दिया, तो जो पॉनर जो पॉनी को नहीं दिया, पॉनी के पास राइट आता है कि वो पॉनर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि अभी आप अपनी पेमेंट जो है वो पूरी करो, इंटरेस्ट पूरा करो, पे करो। सेकंड, रिटेंशन सेल्स ऑफ गुड के रिगार्डिंग, तो पॉनी के पास फर्दर राइट है टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सो ही और सेल द गुड्स प्लेज्ड बाय गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द पॉनर। पॉनी अगर चाहे वो गुड्स को सेल कर सकता है, लेकिन अगर उसको गुड्स सेल करनी है तो वो पॉनर को एक रीजनेबल नोटिस देगा कि विद इन 1 मंथ अगर आप पेमेंट नहीं कर देते तो मैं इस गुड्स को सेल कर दूंगा, तो उसको रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अगर वो सेल कर रहा है पॉनी, तो फर्दर एक 2 पॉइंट आते हैं कि अगर वो गुड्स जो उसने सेल किए हैं, अगर वो जो सेल की है, सेल करने के बावजूद भी उसको कम पैसा मिला पॉनी को, तो लॉ कहता है कि वो पॉनर से पैसा वसूल सकता है। लेकिन अगर उसको ज्यादा पैसा मिल गया तो वो उसको जो सरप्लस मनी है वो पॉनर को पे करने होते हैं। ठीक है जी। देन नोटिस इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सेल करोगे तो अगर आपने नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सेल जो सेल है वो इनवैलिड हो जाएगी, सेल वैलिड की वैलिड ही रहेगी। लेकिन अगर पॉनर को कोई डैमेजेस हुए हैं तो पॉनी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द डैमेजेस टू द पॉनर इन केस इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस ऑफ सेल टू द पॉनर। अगर वो पॉनर को नोटिस नहीं देता सेल का तो डेफिनेटली उसको पे करना पड़ेगा। देन अनदर सेक्शन दैट इज राइट अगेंस्ट ट्रू ऑनर ऑफ गुड्स, 178A सेक्शन। 178 क्या कह रहा है, when the pawnbroker has acquired possession of pledged goods under voidable contract, जो हमारा पॉनर है उसकी पोजेशन में गुड्स थी और किसी से उसने ली थी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल नेचर का था, तो डेफिनेटली जब हमारा पॉनर है, जब उसके पास पोजेशन है गुड्स की और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नेचर का है, तो जब तक वो वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर होता तो हम ये मान के चलेंगे कि द पॉनर ही इज द ऑनर ऑफ दैट गुड्स, और वो अगर पॉनी को प्लेज कर रहा है तो डेफिनेटली प्लेज जो है वो सही है, वो वैलिड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि द पॉनर हैज एक्वायर्ड पोजेशन ऑफ प्लेज गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 और 90A ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिजाइनेड। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर किया जाता तो पॉनी अक्वायर्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स। तो पॉनी के पास जो गुड्स उसने गिरवी रखी हैं, प्लेज किए हैं, वो सही है, उसके पास जो पॉनी है उसका पूरा राइट है उस गुड को रिटेन करने का। सेकेंड पॉइंट, द टाइटल ऑफ द पॉनी इज गुड। हम लोग फिर भी हम मानते हैं कि जो पॉनी के पास जो गुड्स जो है पॉनर ने दिया है वो गुड्स जो है वो सही मानी जाएगी अगर पॉनी को कोई भी नोटिस नहीं है कि जो पॉनर है उसके पास जो टाइटल ही नहीं है उस गुड्स का, उसके पास गुड टाइटल नहीं है, अगर उस पॉनी को पता ही नहीं है, या फिर वो जो पॉनी है इफ ही एक्ट्स इन ए गुड फेथ। ये 2 सिचुएशन है, इफ ही एक्ट्स इन ए गुड फेथ एंड इफ ही हैड नो नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्ट इन टाइटल, तो जो पॉनी है उसका जो उस गुड्स के ऊपर राइट एज यूजुअल बना रहता है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं जो ड्यूटीज की है पॉनी की ड्यूटीज। अब पॉनी की ड्यूटी की बात करें तो सबसे पहले ड्यूटी है पॉनी की, वो गुड्स को यूज नहीं कर सकता। सो पॉनी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स, हाउएवर ही मे यूज द गुड्स इफ ही हैज बीन सो ऑथराइज्ड बाय द पॉनर। अगर पॉनर उसको ऑथराइज कर रहा है, ठीक है आप यूज कर लो, वो अलग बात है, लेकिन एज ए नॉर्मल अगर हम बात करें, जनरल बात करें, तो पॉनी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स प्लाइड टू हिम बाय द पॉनर। सेकंड ड्यूटी की है पॉनी की, रिटर्न द गुड्स। अगर पॉनर हैज पेड ऑल द अमाउंट टू द पॉनी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू रिटर्न द गुड्स।
सिक्योरिटी उसको पॉनर को वापस करेगा। थर्ड, टेक रीजनेबल केयर। जब पॉनर ने पॉनी को गुड्स दे दी एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू टेक ऑल द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो आपको गुड्स की जो है वो रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी, एज ए ऑर्डिनरी प्रोड्यूस पर्सन आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। देन फोर्थ जो ड्यूटी है पॉनी की, नॉट टू मिक्स द गुड्स विद वंस गुड्स है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी कि वो अपनी गुड्स में पॉनर की गुड्स मिक्स ना कर ले। तो ये भी ड्यूटी है कि पॉनर की गुड्स अगर आप अपने में मिक्स कर लो, बाद में उसको सेवरल करना इट बिकम डिफिकल्ट, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनी नॉट टू मिक्स द गुड्स ऑफ द पॉनर विद द पॉनीज गुड्स, तो वो मिक्स नहीं करेगा। देन अनदर जो ड्यूटी है पॉनी की, रिटर्न इंक्रीज इन गुड्स। लॉ कहता है जो गुड्स हैं अगर उसमें इंक्रीज हो गया, एक्रीशन हो गई, तो लॉ कहता है कि अभी आप वो जो है उसको ऐड कोई चीज हो गई, तो उसमें अगर कोई इंक्रीज हो गई गुड्स में, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। लाइक सपोज एक्स ने अपना जो हॉर्स है, जो पॉनी है, वो सॉरी फीमेल हॉर्स है, जो उसको वाई को दे दिया प्लेज एज ए सिक्योरिटी। अब उसके पास जब वाई के पास रहा, तो वाई जब उसके पोजेशन में था, तो वो जो फीमेल हॉर्स है उसने बच्चे को डिलीवरी कर दी, ठीक है, बच्चा हो गया उससे, तो वो एक्रीशन है, इट इज एन इंक्रीज इन द गुड्स। तो लॉ कहता है कि वो सिर्फ हॉर्स वापस नहीं करेगा, वो बच्चा जो है वो हॉर्स का वो भी उसको वापस करेगा इसको। तो ये भी ड्यूटी बनती है पॉनी की। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज इसको आप ध्यान में रखना। प्लेज के रिगार्डिंग सो 177 सेक्शन तक हमने कवर कर लिया इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज वो आप ध्यान में रखना। इन केस ऑफ हैविंग एनी प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर देना, और प्लीज शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, ताकि उसको उनको बेनिफिट्स हो सके इसके रिगार्डिंग। तो ये प्लेज के रिगार्डिंग प्लीज मैं बारी बारी यही रिपीट कर रहा हूँ कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इम्पॉर्टेंट, बट मेन में बहुत रेयर चांस है कि हमारा जो इसमें कोई क्वेश्चन फॉल करे, तो हार्डली 1 और 2% चांस होते हैं इसके। अदरवाइज 1 से लेके 75 सेक्शन तक ही चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन आपको फॉल करेंगे। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, और ये नहीं कि आपको सेकंड को जो पार्ट है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसको आप देखना नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज चेक करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली ये इसके राइट्स ड्यूटी कौन कौन से सेक्शंस में है, ताकि आपको प्री जो पेपर है, जो एग्जाम्स है जुडिशरी का, वो आप इजीली कवर कर सको। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।